एवरीवन, मेरा नाम है नीतू सिंह। आप सबका दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे बीपीएससी ट्री का जो मिडिल स्कूल टीचर है, क्लास 6 to 8 के लिए जो एग्जाम आपका होने वाला है उसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमारी क्लास के अंदर में जो आपका सब्जेक्ट है जो कि साइंस होगा वो कवर किया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। चूंकि इस एग्जाम के अंदर में मैं अभी आपको इसकी डिटेल्स जो है वो मैं आपको दिखाऊंगी और साथ के साथ इस क्लास में आपको क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की जो साइंस है वो आपको पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ क्लास में बने रहना है। तो चलते हैं जरा आगे की तरफ। मैं आपको जरा ये गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो है बीपीएससी का ये नोटिफिकेशन है। किसी भी एग्जाम के लिए अगर हम बैठते हैं, हमें दिमाग में हमारे सेट होता है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है, तो जो सबसे पहला तरीका होता है कि आप सिलेबस को बहुत अच्छे से आप देखिए। सिलेबस से भी पहले अगर आप देखेंगे तो जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप वो देखते हैं कि भाई क्या क्राइटेरिया है और पेपर का पैटर्न कैसा होगा, एलिजिबिलिटी भी आप उसमें चेक कर रहे हैं और इसके अलावा पोजीशंस कितनी हैं, बहुत सारी चीज़ें, जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है एग्जाम के लिए वो सब कुछ हमें नोटिफिकेशन में मिलता है। इसीलिए मैंने नोटिफिकेशन इसमें आपके लिए ऐड करा दिया है ताकि आपके लिए चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाएंगी। ठीक, तो नोटिफिकेशन देखेंगे और उसके अंदर में अपना जो सिलेबस है वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, यानी कि यहाँ पर ये आपको दिख रहा है क्लास 1 से लेके 5 के लिए, मध्य विद्यालय जो आपको क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक के लिए, जो कि अध्यापक की पोजीशन के लिए, बाकी और भी है। हम जो यहाँ डिस्कस करेंगे क्लास 6 से लेके 8 यानी जो मिडिल स्कूल के लिए मैं आपको दिखा रही थी। इसके अलावा इसमें जो और भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर अपीयरिंग कैंडिडेट के लिए आपको यह दिख रहा होगा कि सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जो इस पे लिखा हुआ है। साथ के साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आगे मैं और चीजें आपको दिखा देती हूँ। जरा चलेंगे यहाँ से, ये आपको क्राइटेरियाज आपको दिख जाएंगे, क्या क्या इसमें क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा वो आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगा। मार्क्स कितने चाहिए होंगे ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। मुझे जो आपके साथ डिस्कस करना है, मैं वो इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, जरा ध्यान देंगे जरा। हाँ जी, तो ये मुझे आपसे डिस्कस करना था। ये देखिएगा, शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य विद्यालय के अध्यापकों वर्ग के लिए क्लास 6 से 8 के लिए क्या पेपर का पैटर्न होगा वो मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको टोटल कितने क्वेश्चंस मिल रहे हैं। टोटल जो सवाल है या जो प्रश्न आपको मिलेंगे वो टोटल क्वेश्चंस होंगे 150, यानी 150 नंबर का आपका पेपर है। इसके अंदर में ये जो 150 प्रश्न होंगे ये 150 नंबर के होंगे। 150 क्वेश्चन, मार्क्स कितने होंगे 150। ठीक, क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब इस पेपर के अंदर में आपको 3 पार्ट या 3 भाग देखने को मिलेगा। पार्ट 1, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ठीक, क्लियर है ये? भाग 1 के अंदर में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। भाग 2 के अंदर में आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और भाग 3 के अंदर में आपको 80 प्रश्न जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे भाग 1 यानी कि जो लैंग्वेज का पेपर होगा, यहाँ पर देखिएगा, अंग्रेजी एवं हिंदू ऑब्लिक उर्दू ऑब्लिक बांग्ला भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, यानी कि ये पेपर आपसे ये उम्मीद करता है कि आप इसमें एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में जो यूज करते हैं हम इन लैंग्वेजेस का यूज करते हैं, उसका व्यवहारिक ज्ञान आपको होना चाहिए, अंग्रेजी का, हिंदी का और जो ऑप्शंस में दे रखे हैं। क्लियर है ये? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसका ना ये जो पेपर है ये कैसा है, क्वालिफाइंग है। ये क्वालिफाइंग है, यानी कि 30% इसमें लाना अनिवार्य है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके आगे और बढ़ेंगे, जब हम इसके आगे आते हैं 40 प्रश्न पर भाग 2 पे, यानी भाग 2 के अंदर में जब हम 40 प्रश्नों के बारे में बात करते हैं, उसके अंदर में अगर आप देखिए सामान्य अध्ययन के अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक आते हैं। जब भी आप किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर में आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं और उसके लिए आप पूरा सिलेबस लेकर बैठते हैं, तो आपने देखा होगा सामान्य अध्ययन ऊपर लिखा है, लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे सब टॉपिक है। उसके अंदर और हमें क्या पढ़ना होगा, जरा ध्यान दीजिएगा।
सामान्य अध्ययन के लिए आपको मिलेगा उसके अंदर में प्राथमिक गणित, यानी कि सामान्य अध्ययन के अंदर में प्राथमिक गणित होगा जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा। दूसरा सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता को बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि अभी करंट में क्या चीजें चल रही हैं, कोई अगर सुप्रीम कोर्ट का क्या काम है, हाई कोर्ट का क्या काम है, जनरली एक जनरल इंफॉर्मेशन भी आपको चाहिए जिसको हम स्टैटिक पोर्शन भी बोलते हैं। साथ के साथ करंट में आपके साथ क्या जो करंट में देश में विदेश में क्या हो रहा है, तो एक कहीं ना कहीं जो जनरल अवेयरनेस है, सामान्य जागरूकता है, उसके बारे में आपसे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ पर देखेंगे सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस। जनरल साइंस क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक का जो पूरा सिलेबस है वो आपसे यहाँ पर वो आपसे जनरली पेपर में पूछा जाएगा। वो सारे पूरा सिलेबस पूरा टॉपिक आपको हमारी क्लास में मिल जाएगा। आगे चलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। शायद ही कोई ऐसी जगह होगी कि जहां पर आपका अगर हिस्ट्री लिखा होगा और या फिर आपका ये जो जनरल अवेयरनेस लिखा होगा, शायद ही कोई ऐसी जगह जहां पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो अपने आप में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, भूगोल यानी ज्योग्राफी। ठीक, क्लियर हो गया। हमें क्या पढ़ना है, हमें इस क्लास में साइंस पढ़नी है 6 to 10 वाली। तो आई होप आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। ये जो 40 प्रश्न है इनका जो है ये कहाँ कहाँ से कौन कौन से सेक्शन, कौन कौन से सब टॉपिक है, कौन कौन से सेक्शन है जहां से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं भाग 3 के लिए। तो भाग 3 में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ना मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवार द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। यहाँ पर लिखा है गणित एवं विज्ञान, यानी कि इसमें 80 क्वेश्चन है जो कि मैथ्स और साइंस मिलाकर है। तो इसका मतलब है 40 प्रश्न जो हैं वो आपके मैथ्स के पूछे जाएंगे, 40 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके साइंस के पूछे जाएंगे। और साइंस के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा भाई, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। करेक्ट है, ये पॉइंट समझ में आ गए। तो 40 प्रश्न है साइंस के जिसके लिए हमें मेहनत करनी है। तो यहाँ पर और साथ के साथ ऑप्शंस में और क्या है, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। ठीक, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको यहाँ से ये पोर्शन काफी हद तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी इंटरव्यू नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता चली गई होंगी। चलते हैं जरा, अब हम बात करेंगे जरा लाइट चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं जरा, लाइट चैप्टर यानी कि प्रकाश। प्रकाश के बारे में सुना ही होगा आपने, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हम अपने चारों तरफ किसी भी चीज को अगर आज हम देख पा रहे हैं तो वो किसकी वजह से संभव है, प्रकाश की वजह से ही संभव है। धरती पर अगर जीवन जो है, अगर आप देखेंगे जीवन अगर आज संभव है तो सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये प्ले करता है। ये समझ में आता है जो सौर ऊर्जा है किस तरीके से अगर हम देखें तो पेड़ पौधों के लिए क्यों जरूरी है, उसके ऊपर जो जानवर डिपेंडेंट हैं, निर्भर हैं, उनके लिए क्यों जरूरी है, हम इंसानों के लिए क्यों जरूरी है। तो हमें साफ साफ समझ में आता है कि जो पेड़ पौधे हैं यानी जो प्लांट हैं वो सूर्य की रोशनी का इस्तेमाल करके या सूर्य की रोशनी की मदद से वो खाना बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट, कोई परेशानी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सूर्य है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो ये सन है। सन की लाइट की वजह से जो आपके प्लांट हैं या फिर जो ट्रीज हैं ये आपके क्या कर पा रहे हैं, यानी पेड़ पौधे अगर आप देखेंगे तो ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण करके खाना बनाते हैं। ठीक, क्लियर है। ये जो खाना बना रहे हैं इनके ऊपर कौन डिपेंडेंट है, इनके ऊपर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर मैं बता देती हूँ ताकि आपको छोटे छोटे ऐसे प्लांट भी दिख जाएंगे, पेड़ पौधे जो हैं वो दिख जाएंगे। ठीक, हाँ जी। अब इनके ऊपर अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं तो पेड़ पौधे के ऊपर में अगर कौन डिपेंडेंट है भाई, जो आपके हर्बीवोर्स यानी जो शाकाहारी है जानवर है वो इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, शाकाहारी के ऊपर कौन डिपेंडेंट होता है, मांसाहारी। और जो लास्ट में जो आते हैं यानी कि जो हम ह्यूमंस है, जो हम इंसान हैं, सर्वाहारी हैं, जो कि पेड़ पौधे और एनिमल दोनों पर ही डिपेंडेंट है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया।
तो हमें साफ साफ समझ में आ गया कि सूरज की रोशनी की क्या इंपॉर्टेंस है धरती पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमें ये भी समझ में आता है कि जो सन है, अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, सन क्या होता है, सन एक स्टार है यानी तारा है। सन क्या है, एक स्टार है यानी ये तारा है। स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके पास खुद की अपनी लाइट है, खुद की अपनी लाइट है। दो तीन सवाल और बता देती हूँ, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपियर होंगे। सन एक स्टार है क्योंकि उसके पास खुद की अपनी लाइट है, करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जो रात को जो स्टार दिखते हैं वो क्या है, जो रात को जो तारे दिखते हैं वो इतने छोटे छोटे क्यों दिखते हैं, क्या उनके पास भी अपनी लाइट है? बिल्कुल है। जो तारे दिखते हैं आपको, वो तारे बहुत दूर हैं, बहुत दूर है, इसी वजह से आपको छोटे दिखते हैं, बहुत दूर है इसी वजह से वो आपको छोटे दिखते हैं। और जो सन है वो हमारे पास में है और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, करेक्ट है। ये पॉइंट समझ में आ गया, सन के पास अपनी खुद की लाइट है इसलिए हम उसको आराम से देख पा रहे हैं। अब आपसे कुछ सवाल पूछा जाए कि आप ये बताइए, जो चंद्रमा है क्या उसके पास भी अपनी लाइट होती है? चमकता हुआ तो दिखता है रात को। तो जो चंद्रमा है वो, उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सूरज से कहीं ना कहीं, सन से एनर्जी लेता है। सन से जो आपका सन जो है उसकी जो रोशनी है, सूरज की जो रोशनी है वो उससे चमकता है, उसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, हाँ जी। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि लुमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, है ना, दीप्त वस्तुएं जो होंगी वो क्या होती हैं, तो जरा ध्यान से समझेंगे। वो वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? दीप्त वस्तुएं। जैसे आपका सूर्य हो गया, मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, यानी इनसे जो है वो लाइट कहीं ना कहीं निकल रही है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? दीप्त बोलेंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक, और इसके अलावा अगर हम जाते हैं जी, इसके अलावा अगर हम जाते हैं आपके, इसके अलावा अगर हम जाएंगे नॉन ल्यूमिनस पे, अगर हम नॉन ल्यूमिनस पे जाते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नॉन ल्यूमिनस जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, करेक्ट है, ये पॉइंट समझ में आता है। तो जो नॉन ल्यूमिनस होंगे हम उनके बारे में जब हम बात करेंगे, हाँ जी, इसके अंदर में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपका टेबल हो गया, यहाँ पर चलते हैं जरा, टेबल हो गया, चेयर हो गया, इसके अलावा आपका कुछ भी, कुछ भी, इसके अलावा आपका मान लीजिए ब्लैक बोर्ड हो गया। ठीक, क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं सबको? तो ये आप क्या हो जाएंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? डन, क्लियर है ये? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा आगे की तरफ। मैं आपसे कुछ और चीजें हैं जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। नाउ वी विल टॉक अबाउट द मिरर। ठीक, मिरर के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मिरर के बारे में हमें आपसे डिस्कस करना है। और मिरर हर किसी के घर में होता है, जब भी हम सुबह उठते हैं तो हम कहीं ना कहीं मिरर को अपने सामने देखते हैं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप मिरर के सामने खड़े हैं, क्या आपको सेम हाइट, जितनी आपकी हाइट है, क्या उतनी ही हाइट मिरर में आपको दिखती है? ऑब्वियसली यू विल से यस मैम, जितनी मेरी हाइट है उतनी ही हाइट का मुझे मुझे सेम हाइट मुझे अपने मिरर में दिखती है। ठीक है भाई। अगर आपसे दूसरा सवाल पूछा जाए कि आप ये बताइए कि जो आपका दायां हाथ है क्या वो दाहिने की तरफ ही दिखता है, या जो दायां है वो बाएं की तरफ दिखेगा? अब आपको लगेगा मैम जैसे हम सामने खड़े हैं, हमें लगता तो ऐसा ही है कि सेम वैसा ही, सेम उसी साइड में ही है मुझे दिखेगा, बट होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बताया था, ये देखिएगा जरा, ये दिख रहा है आपको एम्बुलेंस? ये जो एम्बुलेंस है, अगर आपने देखा होगा तो जहां जो एम्बुलेंस वाली गाड़ियां होती है उस पर ये उल्टा लिखा हुआ होता है। उसके पीछे का क्या रीजन है कि ये उल्टा लिखा हुआ सा दिखता है? कोई बता सकता है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसी वजह से ये सवाल भी मैं भी आपसे पूछ रही हूँ। तो ध्यान रखिएगा, होता क्या है, ये जो एम्बुलेंस है ये आपको उल्टा हुआ सा इसलिए दिखेगा क्योंकि जो मिरर है, मिरर के अंदर में एक कॉन्सेप्ट आता है लेटरल इन्वर्जन। क्या कॉन्सेप्ट होता है? लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन के अंदर में क्या होता है, जो हमारा राइट है वो मुझे मिरर में दिखेगा लेफ्ट, और जो मेरा लेफ्ट है वो मुझे दिखेगा राइट। ये पॉइंट क्लियर है? प्रूफ कैसे होगा मैम, आप बताइए हमें, ये कैसे प्रूफ होगा? आप जो बोल रहे हैं ये सच है,
आप क्या करिए, एक प्रिंटेड टी शर्ट पहनकर मिरर के सामने आप खड़े हो जाइए। जैसे आप खड़े होंगे तो आप उसमें देखेंगे क्या होगा, जो लेटर्स लिखे हुए हैं यानी कि एक प्रॉपर एक वर्ड होगा, वो पूरा वर्ड आपको उल्टा सा दिखेगा मिरर में। वहां से आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि जो हमारा राइट है वो लेफ्ट की तरफ दिख रहा है और जो लेफ्ट है वो राइट की तरफ दिख रहा है। दूसरे प्रश्न का जो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि जो आपको एम्बुलेंस दिखती है ये उल्टी हुई सी क्यों दिखती है, तो ये जो एम्बुलेंस है, जब मैं गाड़ी चला रही हूँ, मेरे यहाँ पर रियर व्यू जो मिरर है यानी यहाँ पर जो शीशा लगा रखा है, अगर उल्टा एम्बुलेंस लिखा होगा तो वो मुझे कैसा दिखने लगेगा, सीधा मिरर में। यानी कि यहाँ पर जो मिरर है, रियर व्यू मिरर है मेरे पास में गाड़ी में, उसमें वो सीधा दिखने लगेगा। वहां से मुझे समझ में आएगा पीछे वाली जो एम्बुलेंस है उसको मुझे जगह देनी है, इसको जल्दी से आगे देने दें, जाने दें। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस में वही पर्सन होगा जो कहीं ना कहीं जो सिचुएशन होगी वो थोड़ी क्रिटिकल होगी, तभी वो एम्बुलेंस का यूज कर रहे होंगे, तो हम लाइफ को सेव कर सके, जान बचा सकें। इसी वजह से ये जो फीचर है कहीं ना कहीं एम्बुलेंस का उल्टा लिखा होना, हमें रियर व्यू में सीधा दिखना, इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है। आई होप ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर, साथ के साथ मिरर जिसको हिंदी में दर्पण बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और ये वाला पोर्शन हमें समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा इसके जो नेक्स्ट फीचर्स हैं जरा हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन के लिए मैं आपको दो तीन चीजें जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। मिरर में इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको जो समझना है, कुछ चीजें हैं वो मुझे समझा देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। मिरर में इमेज बनने के लिए क्या होना चाहिए, जो मिरर है वो पेंट होना चाहिए। कभी अगर आपकी नजर कभी पड़ी हो, ऐसा कोई मिरर अगर आपने लिया है, उसमें अगर आप देखें अगर पेंट नहीं है तो लाइट एक साइड से आ रही दूसरी साइड चली जाएगी। घर में कभी कोई मिरर टूट गया हो, कभी गलती से नजर पड़ी हो, तो आप देखिएगा जो मिरर है उसके पीछे ना पेंट किया हुआ होता है। पेंट होगा तभी जाके रिफ्लेक्शन हो पाएगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आगे चलते हैं हम जरा नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए शैडो के लिए, भाई शैडो का फॉर्मेशन कब होगा, परछाई कब बनेगी? परछाई तब बनेगी जब यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट होगा। करेक्ट है, सोर्स ऑफ लाइट होगा एंड देयर शुड बी वन ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ इन लाइट सोर्स और जहां इमेज बन रही है उन दोनों के बीच में होगा। ठीक, तो सोर्स ऑफ लाइट जो है जब किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ा, किसी वस्तु पे पड़ा, तो अगर आप देखेंगे इतनी जगह पर, यहाँ पर जहां पर ये जितनी इमेज दिख रही है, दिख रहा है आपको, अब जो लाइट है वो यहाँ से पास हो नहीं पा रही है, यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है, यहाँ से पास हो रही है, इतनी दूरी से पास नहीं हो रही है। जहां से पास नहीं होगी उसी की परछाई बन जाएगी। ये होता है शैडो का कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाए कि दिन के अंदर में सुबह से लेके शाम तक अलग अलग टाइम पर क्या अलग अलग शैडो बनती है, बिल्कुल बनता है, क्योंकि जो एंगल होगा हमारे रेफरेंस में सन का, वो हर टाइम पर एंगल अलग होगा। सुबह सूरज की रोशनी ऐसी होगी तो टिल्टेड, दोपहर में हमारी जो शैडो होगी वो छोटी होगी क्योंकि दोपहर में सूरज हमारे सर के ऊपर होगा। और तीसरा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पर हमें समझ में आता है, सूरज की रोशनी हमें टिल्टेड सी अनुभव सी होगी, उस टाइम पर भी इमेज अलग उसमें बनेगा, अलग हाइट का बनेगा। वो एक अलग बात है कि सन अपनी जगह पर ही होता है, अर्थ ही घूमती रहती है उसके चारों तरफ, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड ये कॉन्सेप्ट जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया, शैडो का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। अलग अलग समय पर जिस तरीके से आप एंगल को चेंज करेंगे सोर्स ऑफ लाइट के, उसी हिसाब से जो शैडो है वो भी आपका चेंज होगा। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये क्या है? आपतित किरण यानी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, करेक्ट है। अब होगा क्या, ये आपने क्या लिया है, एक मिरर लिया है, एक मिरर लिया है आपने। मिरर का आपने एक साइड क्या किया हुआ है, पेंट। मैंने अभी आपको बताया था कि मिरर शुड बी पेंटेड फ्रॉम वन साइड जस्ट फॉर दिस वन रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज इंसिडेंट रे के लिए मैंने अभी डिस्कस किया था कि ये जो इंसिडेंट रे है वो मिरर पर पड़ेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। दिख रहा है यहाँ पर आपको इंसिडेंट रे। होगा क्या, नाउ दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर, ये आपको
परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर जो लाइन होती है ना, आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा, परपेंडिकुलर लाइन हमेशा बेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये पॉइंट सबको समझ में आता है? जो परपेंडिकुलर होता है, जो स्ट्रेट लाइन होगी या बेस से हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं थी, ये हो गया परपेंडिकुलर। दिख रहा है आपको कि ये आपका 90 डिग्री का हो गया, करेक्ट है। अब ध्यान से सुनिएगा। नाउ दिस आई इज ऑल्सो नोन एज इंसिडेंट एंगल। ये आई क्या हो जाएगा? इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। यहां पर लिख देती हूं मैं। नाउ दिस इज इंसिडेंट एंगल, करेक्ट है, ठीक। ये जो आर है ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, करेक्ट है। अब होता क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके सामने, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, फर्स्ट जो आपके पास लॉ होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर। यानी कि न्यूमेरिकल का क्वेश्चन देती हूं मैं आपको। न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बोला कि एक काम करते हैं कि एक प्लेन मिरर है जिसमें रिफ्लेक्शन होना है। अगर एंगल आर की वैल्यू 45 डिग्री है तो आपको एंगल आई की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल है एक, कि आपको एक मिरर दिया गया है, मिरर के अंदर में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ आई जो है वो आपको इसका बताना है कि एंगल ऑफ आई क्या होगा या एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्या होगा। बहुत इजी सा सवाल है। आपको पता है कि रिफ्लेक्शन के अंदर में अगर आप जाएंगे तो रिफ्लेक्शन के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर अगर एंगल ऑफ, जो पहली कंडीशन थी कि एंगल ऑफ आई शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ आर, एंगल आई एंगल आर के इक्वल होना चाहिए था। तो अगर ये आपका 45 डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए? दिस शुड ऑल्सो बी 45 डिग्री। तो ये भी आपका 45 डिग्री होना चाहिए। आई की वैल्यू दे, आर पूछे तब भी आप कर सकते हैं, आर की वैल्यू दिया है, आई पूछ रहा है, तब भी आप कर सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हमें ये भी पता है कि एक स्ट्रेट लाइन पर ये जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है, करेक्ट है। अब आप ध्यान से देखिएगा, होगा क्या 180 डिग्री, तो मुझे ये समझ में आता अगर ये 90 डिग्री है, ध्यान से समझिएगा, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। इसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई डाउट होगा। क्लियर है ये वाला पोर्शन? ठीक है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको आता है आई की वैल्यू इतनी दी है, आर बताना है, आर की वैल्यू दी है, आई बताना है, तो आप ये सवाल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, तो जो पहली कंडीशन थी एंगल आई एंगल आर के इक्वल होना चाहिए था, वो आप ध्यान से समझिएगा कि ये वाला जो पोर्शन है एंगल आई एंगल आर के इक्वल, ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड के लिए आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कुछ भी रिफ्लेक्शन के अंदर हो रहा है, जैसे आपका इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, परपेंडिकुलर है, ये जो रिफ्लेक्शन का पूरा फेनोमेनन हो रहा है सेम माध्यम में होना चाहिए, सेम मीडियम में होना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मैम व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सेम मीडियम? इसका मतलब क्या होता है? देखिए ये किसके अंदर हो रहा है? एयर के अंदर, यानी हवा के अंदर हो रहा है, करेक्ट है। जैसे अगर आप देखेंगे, मैं अभी अगर कोई बात आपसे कह रही हूँ, क्लास ले रही हूँ, तो मेरी जो आवाज है वो कहाँ पर ट्रेवल कर रही है? हवा में ट्रेवल कर रही है, करेक्ट है। तो ये कैसा माध्यम होता है? ये होता है रेयर मीडियम। कैसा होता है? रेयर मीडियम। लेकिन अगर सपोज करिए कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को मैं देख रही हूँ, वाटर के अंदर में एक पेंसिल है, मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाऊंगी आगे चलकर। तो वाटर के अंदर में अगर एक पेंसिल है, वो हमेशा आपको ना टिल्टेड से दिखेगी या टेढ़ा दिखेगा। या बाल्टी मग जो हम यूज करते हैं वॉशरूम में, बाथरूम में हम यूज करते हैं, अगर आपने देखा होगा, तो बाथरूम के अंदर में जो मग होता है, मग को बाहर निकालेंगे तो जिस सेम साइज का वैसा ही दिखेगा, पानी के अंदर डालेंगे उसकी साइज आपको छोटी सी दिखेगी, है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां पर माध्यम चेंज है। हम हवा से पानी की तरफ जो है वो आपका लाइट जो है वो ट्रेवल कर रहा है, इसकी वजह से वहां पर एक रिफ्रैक्शन का फेनोमेनन है जो हम अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर मीडियम की क्या इंपॉर्टेंस है और एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ आर के इक्वल क्यों है वो आपने देख लिया होगा। और जो दूसरा लॉ है कि ये सब कुछ सेम मीडियम में हो रहा है, मीडियम की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है। आई होप ये वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, और इसके ऊपर अगर कोई न्यूमेरिकल भी आता है तो आप कर सकते हैं बहुत इजीली। आगे चलते हैं जरा नेक्स्ट वाले की तरफ। देखिएगा जरा, इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इसके अंदर में इमेज जो फॉर्मेशन थी, ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखना है।
ये मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और लाइट चैप्टर जब हम डिस्कस करते हैं तो ये उसके अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, लेटरल इन्वर्जन। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका राइट है वो किसकी तरफ हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ, और जो लेफ्ट है वो किसकी तरफ दिखता है भाई, वो राइट की तरफ दिखता है। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, कैसे टेस्ट करेंगे, कोई भी प्रिंटेड टी शर्ट लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर मैंने आपको बोला है, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखा देती हूँ। मिरर इमेज, जब आप रीजनिंग के अंदर में आप मिरर इमेज अगर आप पढ़ते हैं तो वहां से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको, जैसे देखिए ये बी है, बी दिख रहा है ये आपको। अगर ये मिरर इमेज होगा, ये जो बी है वो आपको कैसा सा दिखेगा, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है आपको ऐसा सा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट की अगर मैं बात करूंगी, इसको भी अगर मैं बहुत एग्जैक्ट अगर मुझे बनाना होगा तो मैं जाऊंगी ऐसे, दिखा देती हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, ये एक मिरर इमेज है, मिरर इमेज दिख रहा है। तो आपको ये दाहिना बाएं में और बायां दाहिने में इसको बोलते हैं, इसी वजह से एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया। मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट है, जब हम रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं जरा। ये दिख रहा है आपको, यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है लेटरल इन्वर्जन का, क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं है। एक दो चीज और बता देती हूँ मैं आपको। होता क्या है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो हमारे ए से लेके जेड तक के लेटर्स होते हैं, इसमें कुछ लेटर ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी कुछ लेटर्स होते हैं जिनको अगर आप कहीं ना कहीं उनका रिफ्लेक्शन, अगर मिरर इमेज जो होगा वो सेम होता है। कैसे दिखाती हूँ आपको, देखिएगा। ए यहाँ अगर लिखा हुआ होगा, इसका जो मिरर इमेज है वो सेम बनेगा, ठीक। देखिएगा, बी जो है, दिख रहा है आपको, बी। अच्छा, अब अगर सी पे जाएंगे तो ये दिखेगा सी ऐसे, लेकिन अगर ओ पर जाएंगे ओ आपको सेम एज इट इज दिखेगा। तो यानी कि यहाँ पर आपको सेम मिरर इमेज मिलेगा, सेम मिरर इमेज। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। यानी कि इनका राइट और लेफ्ट अगर आप चेंज भी करेंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनकी मिरर इमेज ऐसी ही बनती है, लेकिन यहाँ पर राइट और लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको विजिबल दिखेगा। तो क्या मैम कभी ऐसा भी होता है कि लेटरल इन्वर्जन जो है वो कभी होगा कभी नहीं होगा? नहीं, 100% मिरर के अंदर लेटरल इन्वर्जन होगा। वो एक अलग बात है कि ए को अगर आप दाहिना लेफ्ट राइट और लेफ्ट उसका चेंज भी करेंगे तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इमेज वैसी ही दिखेगी। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक, क्लियर है ये। आगे की तरफ बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट देखते हैं। ये आपको अगर आपको दिख रहा है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगा? जब आपका ये जो बेस होगा वो कैसा होगा, फ्लैट होगा या सेम लेवल पर होगा, तो इसके अंदर में वी विल बी एबल टू सी द रेगुलर रिफ्लेक्शन। करेक्ट है, ठीक है। इरेगुलर कब होगा? जब आपके जिगजैग, कहीं ना कहीं जो बेस है वो आपका जिगजैग होगा, देन उस टाइम पर आपको दिखेगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, बट दिखाना जरूरी था। ठीक है, अब अगर मैं आपसे चलूं कुछ पोर्शंस में अगर आपसे डिस्कस कर लूं, यहाँ पर देखेंगे जरा हम डिस्कस क्या क्या करेंगे। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और इसके अलावा इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्म बाय द जो आपके कॉनकेव लेंस है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। बट उससे पहले मैं आपको ना कुछ चीजें और डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे हमने अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा था, बहुत ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने अभी रिफ्लेक्शन पढ़ा था उसी तरीके से मैं आपको पहले ये रिफ्रैक्शन बता देती हूँ, फिर मैं आपको मिरर पर जो है वो आपके कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और साथ के साथ कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है, जरा वो बहुत ध्यान से समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। होता क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है आपका अभिलंब, नाउ दैट इज नोन एज परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक, जो कि ये बनाएगा आपका 90 डिग्री। अब आते हैं जरा यहाँ पर, दिख रहा है आपको, ध्यान से सुनिएगा। ये कैसा माध्यम है, एयर,
यहाँ पर अगर कोई इंसिडेंट रे यहाँ पर पड़ रही है, अच्छा एक चीज और, रे हमेशा ऐसे होगा, रे का एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ बढ़ता है राम जी के तीर की तरह, ये ध्यान रखिएगा। ये आपने मैथ्स में पढ़ रखा होगा, रे किसको बोलते हैं, लाइन किसको बोलते हैं, लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट होते हैं उनके दो एंड पॉइंट होते हैं, लाइन जो हो जाएगा इनके कोई एंड पॉइंट नहीं होंगे, दोनों तरफ बढ़ सकता है। हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना है वो रे का कॉन्सेप्ट यूज करना है। यहाँ से आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा अब अगर देखेंगे, अगर मैं यहाँ से अगर इसको स्ट्रेट थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, ध्यान रखिएगा ये स्ट्रेट ही है एक तरीके से, थोड़ा सा और अच्छे से इसकी ड्राइंग करते हैं जी। एक बार में डिफाइन ऐसे रे बनना चाहिए था, दिख रहा है भाई, थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। हाँ जी, या फिर दूसरा ही डायग्राम बना लेती हूँ मैं, वो दिखा देती हूँ आपको थोड़ा, क्योंकि लाइट का चैप्टर है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी जो पिक्चर्स हैं या जो इमेजेस हैं वो सही होनी चाहिए, सही होनी चाहिए मतलब थोड़ा और रिफाइन दिखनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये है, ये हम यहाँ पर यूज करेंगे, ये परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है, 90 डिग्री बनाएगा। मैं आगे की तरफ चलती हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये माध्यम कैसा है या मीडियम कैसा है, एयर का, ठीक। होगा क्या, जो आपकी इंसिडेंट रे है, ये दिख रहा है आपको, जो आपकी इंसिडेंट रे है, यानी ये है आई इंसिडेंट रे, करेक्ट है। होगा क्या, जैसे ये पानी में आएगा या फिर डेंस माध्यम में आएगा, पानी के अंदर में या फिर डेंस माध्यम के अंदर में, ग्लास हो गया, पानी हो गया, ध्यान रखिएगा। होगा क्या, अब ये जैसे माध्यम में जाएगा, रेयर से डेंस मीडियम में, किस में जा रहे हैं हम, रेयर मीडियम से हम जा रहे हैं डेंस मीडियम की तरफ। रेयर से डेंस की तरफ जैसे ही जाएंगे, ये जो लाइन है वो आपकी इधर की तरफ आ जाएगी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, जो कि यहाँ से कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का, ठीक। अच्छा अब ये देखिएगा, टुवर्ड्स परपेंडिकुलर ये आ जाएगा, क्यों होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोई भी इंसिडेंट रे जो यहाँ पर आ रही है, इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ अगर गई, इंसिडेंट रे रेयर मीडियम से डेंस मीडियम की तरफ गई, तो ये किसकी तरफ आ जाएगी, परपेंडिकुलर की तरफ आ जाएगी, टुवर्ड्स परपेंडिकुलर, इसकी तरफ ये आ जाएगा, करेक्ट है। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया। अब ये कैसे विजिबल होगा, एक बार जरा डायग्राम देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इस डायग्राम में अगर आप इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये जो पेंसिल है, ये पेंसिल सेम स्ट्रेट में है, पेंसिल ये आपको सेम ऐसी दिख रही है, सेम ऐसी है, लेकिन जब हम पानी के अंदर में देखते हैं या फिर कुछ हिस्सा अगर इसका पानी के अंदर में अगर डूबा हुआ है, तो व्हाट यू विल बी एबल टू सी कि मैम ये कैसा है, इसमें थोड़ा सा टिल्टेड दिख रहा है या थोड़ा जिगजैग दिख रहा है, और वी आर एबल टू सी कि भाई पेंसिल की जो हाइट है वो थोड़ी सी छोटी दिख रही है या सेम वैसी नहीं दिख रही है। लेकिन अगर इसी पेंसिल को अगर आप बाहर निकालेंगे तो पेंसिल जैसी थी एज इट इज वैसी ही दिखेगी आपको, यानी यहाँ दिखने में प्रॉब्लम हो रही है, दिखने में चेंजेस लग रहे हैं, एक्चुअल में पेंसिल तो जैसी थी वैसी ही है। तो ये दिख, अगर ये आपको थोड़ा सा टिल्टेड, थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है, थोड़ा साइज में छोटा दिख रहा है या साइज में वेरिएशन दिख रहा है, वो क्यों दिख रहा है, उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसका आंसर है रिफ्रैक्शन। कैसे, क्योंकि जब हम बाहर से देख रहे हैं तो ये जो हमारी आई है वो कहाँ पर है, कौन सा मीडियम है यहाँ पर, एयर। पेंसिल रखी कहाँ पर है, वाटर में, यानी रेयर से हम किसकी तरफ गए, डेंस मीडियम की तरफ गए। तो रेयर से डेंस की तरफ जाएंगे तो जो ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ये कौन सी रे है आपकी, रिफ्रैक्टेड, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे है ना। तो ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे है ये किसकी तरफ जा रही है, आपकी टुवर्ड्स परपेंडिकुलर, टुवर्ड्स परपेंडिकुलर, ये इसकी तरफ आ जाएगी। ये पॉइंट क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट, कोई दिक्कत, डन, ओके मैम। एक और चीज देखते हैं, यहाँ पर जो स्पून है जो पानी के अंदर रखा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, जो स्पून आपने पानी के अंदर रखा था, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसकी हाइट तो सेम एज इट इज ऐसे है, बट यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये आपको आधा हिस्सा इधर दिख रहा है, आधा आपको थोड़ा सा चेंजेस में दिख रहा है, करेक्ट है। थोड़ा अगर आपको डिस्टॉर्टेड, थोड़ा चेंजेस हाइट में या इसकी शेप में दिख रहा है, वो किसकी वजह से दिख रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से। क्यों, क्योंकि हम तो यहाँ पर एयर आपको दिख रही है, एयर, एयर कहाँ पर दिख रही है, हम अगर सपोज करिए, अगर मैं बाहर से अगर मैं देख रही हूँ तो मैं कहाँ से देख रही हूँ, ये तो एयर में ही है,
बट जब यहाँ पर आ रहे हैं तो लाइट कहाँ पर जा रहा है, उसमें पड़ रहा है, वाटर के अंदर मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम चेंज होगा तो जो इसकी जो साइज है वो कहीं ना कहीं वो भी हमें थोड़ी सी चेंज दिखेगी। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ, इसके आपको आंसर्स बताने हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिखेगा ये चीज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक टब के अंदर में 5 रुपीज का कॉइन है, वो कॉइन आपको अपनी सतह से छोटा सा दिख रहा है। वो जो कॉइन है वो कहीं ना कहीं सेम जो आपका जिस बेस पर है उससे कहीं ना कहीं ऊपर जो है उसकी तरफ आपको दिखे, वो से दिखेगा। अच्छा, क्यों होगा? इसके पीछे क्या रीजन है? दूसरा, बाल्टी के अंदर में अगर आप मग को डालते हैं, सामने रखते हैं तो सेम साइज का दिखता है, बट पानी के अंदर डालेंगे थोड़ी सी उसकी हाइट छोटी हुई सी दिखेगी। कोई स्टिक डाला आपने, उसकी जो साइज है उसके अंदर में वेरिएशन दिखेगा। पॉइंट वाला एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। तो इन सब के पीछे जो रीजन है वो रीजन क्या है? इन सब के पीछे जो रीजन है वो रीजन है सेम आपका रिफ्रैक्शन का, क्योंकि यहाँ पर मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो मीडियम अगर आपका चेंज हो जाएगा, जैसे एयर से आपका हम वाटर की तरफ जाते हैं या फिर ग्लास की तरफ जाते हैं, इसकी वजह से ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं जरा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रिफ्रैक्शन का हो गया। अब इससे बारे में कुछ और क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं जरा इसमें और आगे की तरफ। ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं अगर आपसे पूछ लेता है तो आई होप आप ये वाला क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं कर लेंगे। आजकल जो है वो कहीं ना कहीं समर्स में अगर आप देखते हैं तो आपको शिकंजी बहुत पीने के लिए मिल जाती है, या फिर अगर रोड साइड में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो आपके बहुत सारे काउंटर्स, ऐसे शॉप के सामने काउंटर्स होते हैं जहाँ पर शिकंजी ऐसे मिल रही होती है। तो जो है वो एक ग्लास के अंदर में लेमन भी रखे हुए से दिख जाएंगे, जो शिकंजी जनरली बना रहा होगा या जूस का होगा, आपको दिखने को मिल जाएगा। एक्चुअल में लेमन का साइज कुछ और है, बट जो पानी के ग्लास के अंदर में रखा हुआ लेमन है वो आपको अपने साइज से बड़ा दिखता है। तो इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट होगा? रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। तो आपका आंसर क्या होगा मैम? आंसर वुड बी रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया? डन? इस टाइप के क्वेश्चंस कर ले जाएंगे आप सारे। ठीक है, अब हम चलते हैं, जो हम इसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे थे, मैंने आपको रिफ्लेक्शन समझा दिया, रिफ्रैक्शन समझा दिया। अब मैं आपसे बात करूंगी जरा कॉनकेव मिरर के बारे में, बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है ये? तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें कॉनकेव मिरर, अब होगा क्या, मैं आपको ना कुछ कुछ चीजें मैं आपको बता दूंगी। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, आगे भी जो आपसे डिस्कस किया जाएगा वो आपसे डिस्कस किया जाएगा कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कॉनकेव मिरर, मैं आपको ना क्या करूंगी, एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी कॉनकेव मिरर का। इस कॉनकेव मिरर के कॉन्सेप्ट पे ही आपको कॉन्वेक्स मिरर भी समझ में आ जाएगा, कॉनकेव लेंस भी समझ में आएगा और कॉन्वेक्स लेंस भी समझ में आएगा। ठीक है मैम, तो इसमें ऐसा क्या हो सकता है? तो पहले हम एक काम करते हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लेती हूँ, ये आपको बताना है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या आप तैयार हैं इस चीज के लिए? मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ लूं? डन? ठीक है, तो हम चलते हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेती हूँ जरा। क्वेश्चन आपको मुझे आंसर बताने हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने जो मुझे बताना है आपको। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, शेविंग मिरर के अंदर में, शेविंग मिरर के अंदर में कौन सा मिरर यूज होता है? डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछेगा, शेविंग मिरर के अंदर में कौन सा मिरर आप यूज करते हैं? डेंटिस्ट कौन सा मिरर यूज करते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, आप मुझे ये बताइए, टॉर्च के अंदर में, सर्च लाइट के अंदर में, वाहनों के हेडलाइट के अंदर में कौन सा ऐसा मिरर होगा जो यूज होगा? ठीक, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आपसे पूछे जाएंगे। तो इसको थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद फिर इन एग्जाम्पल्स को रीजन वाइज या फिर हम लॉजिक वाइज इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो जरा चलते हैं जरा इसमें जो मुझे आपसे डिस्कस करना है।
ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें क्वेश्चंस वो आपसे डिस्कस करने हैं। बट अब ध्यान दीजिएगा जरा, अब यहाँ पर अगर आपको दिख जाएगा, ये मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए मैंने किया हुआ था, बट आपको बता देती हूँ मैं, जरा यहाँ पर देखिएगा बहुत ध्यान से। ये आपके पास अगर हम चलते हैं जी, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में बहुत ध्यान रखिएगा, ये 6 सिचुएशंस है जो जनरली पेपर में पूछी जाती हैं। और चूंकि हमारा जो साइंस है वो 10th लेवल का है, तो क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावना भी बनती है। उसके बाद हम यूजर्स को बहुत तसल्ली से हम समझेंगे। जरा मैं पहले ये समझा देती हूँ, फिर मैं चार्ट पर चलती हूँ। करेक्ट है भाई? तो ये मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रही हूँ, ये आपके 6 कॉन्सेप्ट है किसके? कॉनकेव मिरर के हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, ये हम किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं? कॉनकेव मिरर के लिए, जिसको हिंदी में अवतल दर्पण बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। अगर हमने किसी भी वस्तु को हमने कहां पर रखा है? इनफाइनाइट पे। दिख रहा है यहां पर आपको? हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा है? पहली सिचुएशन में इनफाइनाइट पर, जिसको हिंदी में हम अनंत बोलते हैं। तो इनफाइनाइट है। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा है तो इसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। दिख रहा है आपको? यहां पर गया, ये इस तरीके से कॉनकेव मिरर इस तरीके से आपको दिखेगा। यहाँ पर गया और ये इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो इमेज बनती हुई सी दिखी वो कहाँ पर दिखी आपको? फोकस पर। ठीक, क्लियर हो गया ये? बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये 6 सिचुएशन पर क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने इस कॉनकेव मिरर के 6 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो विश्वास मानिए कि आप आगे के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होगा, कॉनकेव लेंस में क्या बनेगा, कॉन्वेक्स लेंस में क्या बनेगा, ये सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा जरा। यहाँ देखिए जरा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पर रखा? यहाँ पर रखा ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर, तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पर। क्लियर हो गया? ये वाला समझ में आ गया? क्या लगता है कि साइज जो होगा इमेज का कैसा होगा? भाई बहुत छोटा सा होगा, क्योंकि इमेज यहाँ फोकस पर बन रहा है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जैसा बहुत छोटा होगा। वो भी हम पढ़ेंगे अभी मोटा मोटा। आगे एक और देखते हैं, फिर हम चार्ट पर भी आएंगे, नेचर ऑफ इमेज, इन सब पे भी डिस्कस करेंगे। अब मुझे बताइए, अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है, दिख रहा है आपको? अगर मैंने, दूसरी सिचुएशन है, ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पर रखा है, कोई भी वस्तु ली आपने, कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उसको हमने फोकस पे रखा, भाई इसकी इमेज कहां बनेगी? इनफाइनाइट पे। इनफाइनाइट पे, ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ये देखिएगा, फोकस और इनफाइनाइट। अब यहाँ पर दिमाग लगाइए आप। देखो मैंने क्या पढ़ाया? कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा रही हूँ। 2 कॉन्सेप्ट बनाए मैंने। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने इनफाइनाइट पर, तो इमेज कहाँ बनी? फोकस पे। और ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखूंगी तो इमेज बनी इनफाइनाइट। यानी कायदे तरीके से देखा जाए तो आप केवल एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, यूज आप 2 कॉन्सेप्ट कर रहे हो। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? नेचर ऑफ इमेज पे अभी हम डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ इमेज, साइज, उन पे डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये समझा दूं, आपके दिमाग में बैठा दूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। मैं यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? आगे बढ़ते थर्ड सिचुएशन पे। थर्ड सिचुएशन पर आता है कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है, तो जो इमेज है वो कहां पर बनेगी? बहुत ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब आपके दिमाग में आएगा, मैम सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है? बच्चा ये ध्यान से समझिएगा, जो मिरर होगा वो किसी न किसी, ऐसे देखेंगे मिरर जो है ना, आपने क्या किया? इतना पोर्शन आपने काट लिया मिरर का। करेक्ट है? अब आप क्या कर रहे हो? यहाँ पर ये वाला पोर्शन कैसा है? पेंट किया हुआ है आपने, तो इसका जो सेंटर था वो है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी जिस जिस मिरर का ये पार्ट है, उस मिरर का जो सेंटर था, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। करेक्ट है? पॉइंट समझ में आ गया? आगे देखते हैं। तो मुझे ये समझ में आ गया, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को, ये है ऑब्जेक्ट, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा तो इमेज कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। इमेज कहां बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या सेम साइज है? हाँ मैम सेम साइज है। ये सीधा दिख रहा है, ये उल्टा दिख रहा है। क्या यहां से आपको तीसरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एक बार रिवीजन करते हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने कहां पर रखा था? इनफाइनाइट, इमेज बनी फोकस पर। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, इमेज कहां बना? इनफाइनाइट। तीसरी सिचुएशन, ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बन रही सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम साइज पे, या ऐसे समझ लीजिए, ऑब्जेक्ट को रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बन रही है सेम साइज की यहां पर। ये पॉइंट क्लियर हो गया? आई होप ये 3 पॉइंटर्स आपको याद हो गए होंगे।
मैं बता रही हूँ, ये जो मैं अभी आपको बता दूंगी, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी क्वेश्चन मिल जाए आपको, कोई भी क्वेश्चन कॉनकेव मिरर का मिलेगा, आप सारे आंसर्स करके आओगे, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो। आगे चलते हैं चौथी सिचुएशन पर। करेक्ट है भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब चौथी सिचुएशन है, अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, आपने क्या किया है, यहां पर देखिएगा, बियॉन्ड सी रखा है। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा है, बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां बन रही है? यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस सी और एफ के बीच में। तो जो इमेज बनेगी, इमेज जो बनेगी इस सिचुएशन में, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा था, तो इमेज कहां बन रही थी? सी और एफ के बीच में। क्लियर हो गया ये वाला पोर्शन? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सिचुएशन पर चलते हैं। ये मैंने कौन सा बता दिया आपको? फोर्थ, फिफ्थ, ऑब्वियस सी बात है, इसी का ही उल्टा है। देखिएगा जरा, अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने रखा है, यहां पर देखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, दिख रहा है आपको? किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने रखा बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैंने यहां पर रखा सी और एफ के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज मेरी कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। क्या आपको 5 सिचुएशन मैंने याद करा दिए? एक बार रिवीजन करें, ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट को रखा मैंने फोकस पर, तो इमेज कहां बन रही है मेरी? ऑब्जेक्ट को मैंने रखा इनफाइनाइट, तो इमेज कहां बन रही थी? फोकस पे। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, तो इमेज कहां बना? इनफाइनाइट। तीसरा, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा, तो इमेज कहां बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। चौथी सिचुएशन, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में। पांचवी सिचुएशन, ऑब्जेक्ट को अगर मैंने रखा सी और एफ के बीच में, तो इमेज कहां बन रही है? बियॉन्ड सी। तो 5 सिचुएशन तो आपके हाथ में हो गई। अब आते हैं छठवीं सिचुएशन पर, उसको समझेंगे, फिर उसके यूजेस को समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो छठवीं सिचुएशन है उसमें क्या है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को पोल और एफ के बीच में, पोल और साथ के साथ जो फोकस है, फोकस है यानी ये जो हिस्सा था इसका, जो मिड पॉइंट था पोल, उसमें और इसके मिरर के फोकस के बीच में अगर आपने किसी भी वस्तु को रखा, किसी भी ऑब्जेक्ट को रखा, ये अकेला ऐसा सिचुएशन है जिसमें जो इमेज है वो आपकी वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज पर बनेगा। यानी आप मिरर के इतना पास चले गए हो कि ये मिरर आपको जो इमेज दे रहा है वो बड़ी और इनलार्ज इमेज दे रहा है। करेक्ट है। अब समझते हैं इसके यूजेस को। डेंटिस्ट को देखा आपने? डेंटिस्ट क्या करता है, हमारे दांतों को देखने के लिए हमारे बहुत पास में आता है। पास में इन सेंस जो वो मिरर यूज कर रहे हैं, उस मिरर को बहुत पास में लाते हैं, उनको इमेज बहुत बड़ी सी दिखती है। तो ये जो छठवीं कंडीशन मैंने बताई है वही कंडीशन है। अब होता क्या है, आप पहले से कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये लेंस सब कुछ पढ़ के जाओगे, वहां जाके पेपर में इधर कॉनकेव कॉन्वेक्स में आ जाएगा, कॉन्वेक्स कॉनकेव में चला जाएगा। ये सब कुछ हटा के सिर्फ जो लॉजिक बता रही हूँ उस हिसाब से, लॉजिक की तरह से, मतलब लॉजिक जो है वो कहीं ना कहीं दिमाग में बैठाएंगे तो अपने आप ये सारा डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, छठवीं कंडीशन जो कॉनकेव मिरर की मैं बता रही हूँ, मिरर को इतना पास कर दिया ऑब्जेक्ट के कि जो इमेज है वो आपको वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज पर दिखने लग गई। बाकी सारे पांचों केसेस में जो इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। ये इमेज क्या होती है रियल और इन्वर्टेड, वो मैं अभी आपको समझा दूंगी। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, वर्चुअल और इरेक्ट का मतलब होता है जो आपको कहीं ना कहीं एकदम सीधी सी आपको दिखेगी, थोड़ा आभासी होगी और एकदम आपको कहीं ना कहीं काफी लंबी सी आपको दिखेगी वो इमेज जो आपको छठवीं कंडीशन में दिख रही है। छठवीं कंडीशन में ये दिख रहा है ना भाई आपको इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट, ये क्या होती है इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखता है। बाकी सारी कंडीशन में रियल और इन्वर्टेड दिखेगा आपको। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर में आप क्या क्या कर सकते हैं, डेंटिस्ट का बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल है, अगर आप शेविंग कर रहे हैं,
अगर आप शेविंग कर रहे हैं तो जो शेविंग मिरर होगा उसके अंदर भी जो आपने मिरर यूज किया हुआ है वो मिरर भी आपने इतना पास रख दिया कि वो इमेज आपको कैसी दिख रही होगी, वो इमेज आपको इनलार्ज दिख रही होगी। करेक्ट है, ये पॉइंट समझ में आ गया। फिर आप कुछ और भी हैं जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप नोट कर डाउन कर सकते हैं अगर आपको लिखना हो। टॉर्च के अंदर में अगर आप देखेंगे तो टॉर्च पे हम क्या करते हैं, किसी एक चीज पर हम फोकस कर रहे हैं। सर्च लाइट हो गया, वहां पर हम फोकस कर रहे हैं। अच्छा, कॉनकेव को ना हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसीलिए टॉर्च वाला कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हैं। टॉर्च का हो गया, सर्च लाइट का हो गया, शेविंग मिरर का हो गया, फिर आपको मैंने बता दिया डेंटिस्ट का हो गया। ये सारे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें भी आप देख सकते हैं। तो इसके लिए जब भी लाइट चैप्टर की बात होगी, बिना कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, बिना इनके बात नहीं हो सकती है। तो आपको ये 6 कंडीशंस मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, ध्यान रखिएगा। और इसके लिए जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है ताकि जो हमारे बच्चे हैं सबको समझ में आ जाए, मैं इनकी इंग्लिश लिख देती हूँ। ये है आपके कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और इनके जो है प्रतिबिंब का मतलब हो गया आपके जो आपके इमेजेस हैं। करेक्ट है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में, यहाँ पर जो आपको डिफरेंट सिचुएशंस में जो आपको अलग अलग इमेजेस यहाँ देखने को मिलेंगी। तो ध्यान रखिएगा, ये हम बात करें अगर हमने इनफाइनाइट रिवीजन करिए भाई, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा, अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो जो इमेज है वो कहाँ पर बन रही है भाई, ये जो दिख रहा है आपको इमेज, ये इमेज कहाँ पर बन रही है आपकी फोकस पर, फोकस पर। करेक्ट है। अच्छा, ये कैसा होगा, वेरी स्मॉल, वो जो इमेज होगी बहुत छोटी सी होगी। अभी मैंने बताया था पॉइंट साइज की होगी, पॉइंट साइज की होगी। ये इसलिए भी लिखा हुआ है, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश में ही वर्ड्स चाहिए होते हैं, बट कुछ कई बार ऐसा होता है थोड़ी हिंदी की हेल्प चाहिए होती है, इसी वजह से ये शीट मैंने आपके लिए लगा रखी ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। उसके अलावा नेचर यहाँ पर देखेंगे तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। मैंने अभी बताया था ना आपको, रियल और इन्वर्टेड कैसे हो जाएंगे, उल्टा जैसे इमेज बन जाएगी, जैसे आप इमेज इस तरीके से देख रहे थे, रियल और इन्वर्टेड। ठीक, आगे चलते हैं। अगर मैंने इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज कहाँ बन रही थी, फोकस पर। अब आइए, फोकस पर अगर मैंने यहाँ पर फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखा तो इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट। अभी तो हमने देखा था इसकी सारी जो सिचुएशंस थी। अच्छा, इनफाइनाइट पर जो इमेज बनेगी, ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट बहुत बड़ा होता है, ये हो जाएगा वेरी लार्ज। वेरी लार्ज या इनलार्ज लिख सकते हैं इसको, इसको वेरी ना करके इसको हम क्या लिख सकते हैं, इनलार्ज। करेक्ट है। ये कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरी सिचुएशन पे चलते हैं। अगर मैं यहां पर देखूंगी, ये वाला है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज कहां बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर। करेक्ट है। क्या ये सेम साइज का होगा, हाँ भाई सेम साइज का होगा। क्या ये रियल और इन्वर्टेड होगा, हाँ भाई रियल और इन्वर्टेड होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया, डन। आगे देखते हैं। अब बताइए, अगर मैंने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में, एंड एफ इनके बीच में रखा तो इमेज कहां बनेगा, बियॉन्ड सी। दिख रहा है भाई, ये सारी चीजें एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, बट मैं ये सारी चीजें आपको यहीं पर ही दिखा रही हूँ ताकि आपका काम हो जाएगा, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। विवर्धित यानी ये क्या होगा, इनलार्ज यानी कि आपको ये कहीं ना कहीं बड़ा दिखेगा, लार्ज इमेज दिखेगी। कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक, ये पॉइंट समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत। तो हमने इनफाइनाइट समझ लिया, ये समझ लिया, ये भी हो गया, ये भी। अब हम बात करते हैं बियॉन्ड सी के बारे में। अगर मैंने यहाँ पर ये इमेज रखी बियॉन्ड सी, तो ये इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बताया था ना अभी आपको। तो ये 5 सिचुएशन है, इमेज कैसी बनेगी, छोटी और रियल एंड इन्वर्टेड।
आ रहा भाई सबको समझ में? केवल एक ही सिचुएशन है एक्सेप्शन की जो आपको यहां पर दिख रही है। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा पोल एंड फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, इमेज कहां बनेगा? बिहाइंड मिरर, बिहाइंड मिरर। ठीक, तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा? एनलार्ज इमेज बनेगा आपको, यानी ये काफी बड़ा सा इमेज दिख जाएगा आपको, बड़ा इमेज दिख जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही रीजन है, यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपके जो शेविंग जो है, शेविंग मिरर हो गया या फिर आपके जो डेंटिस्ट मिरर यूज कर रहे हैं, वो यही रीजन है कि बहुत पास आने पे बहुत बड़ी इमेज दिख रही है। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये बहुत पेपर में बहुत कंफ्यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, तो अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक कॉन्सेप्ट अगर ये वाला याद रखोगे, सिर्फ कॉनकेव मिरर की 6 कंडीशन याद रखना, इसी के बेसिस पर जब भी मैं अगली क्लास लूंगी मैं आपकी, तो उसी के बेसिस पे मैं आपको चारों कॉन्सेप्ट समझा दूंगी मैं। लेकिन सिर्फ ये सिचुएशंस याद रखना जो कॉनकेव मिरर की मैंने आपको याद कराई है। याद क्या कराई है? आपके दिमाग में फिट किया ही होगा, इतनी मेहनत करी है मैंने क्लास में कि एटलीस्ट मेरे बच्चे को जो भी रेगुलर क्लास शुरू से आखिरी तक देखेगा, उसको ये सिचुएशंस तो उसके दिमाग में बैठ जाएगी। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से टिक कर सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे बढ़ा जाए क्या? ठीक है। और इसी की सिचुएशंस थी जो अभी आप यहाँ पर आप देखोगे, तो आपको यही सारी सिचुएशन मैंने यहाँ पर समझाई है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बच्चा आप बता सकते हैं। ठीक, आगे सबको समझ में कोई डाउट नहीं है? चला जाए, थोड़ा और आगे बढ़ा जाए क्या? ठीक है, अब हम चलते हैं जरा, यहां पर जरा हम डिस्कस करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान रखिएगा होता क्या है, अब यहां पर देखेंगे कॉन्वेक्स का जो सरफेस अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये क्या हो रखा है? पेंट हो रखा है। इसका उभरा हुआ सा है, और ये इसको क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइवर्जिंग मिरर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेस क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। दिख रहा है आपको? ये रेज ऐसी गई यहाँ पर, और यहाँ से जाने के बाद ये क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। यहाँ से आप जाते हैं और यहाँ से जाने के बाद ये क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, जरा देखेंगे। ये आपको क्या दिखेगा? फोकस। ये क्या दिखेगा? सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका ये पूरा हिस्सा था। तो ये हो गया आपका पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और आगे देखते हैं जरा। एक चीज जरा इसमें ध्यान दीजिएगा, जो इसमें ध्यान देने वाली बात है आपको, यहाँ पर मैं आपको ना ये चार्ट पहले दिखा देती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, होगा क्या इस केस में, यानी कि ये आपका कॉन्वेक्स आपको दिख जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को किस पे रखा है? इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे। करेक्ट है, ऑब्जेक्ट को अगर आपने इनफाइनाइट किया है तो जो इमेज बनेगा वो किस पे बनेगा? फोकस पर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। करेक्ट है भाई? ये आपको शीट, ये आपको हिंदी में क्यों दिख रही है? मैं इंग्लिश में ही लिख रही हूँ, इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रही हूँ। कुछ बच्चे ऐसे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, बट फिर भी थोड़ी हेल्प चाहिए होती है, इसी वजह से ये शीट मैंने आपके लिए यूज करी है, ताकि आपका काम हो जाएगा। जो भी, अगर आप इंग्लिश मीडियम होते हुए भी थोड़ा अगर बाइलिंगुअल हैं तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ताकि हर एक बच्चे की मदद हो जाए। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस कि भाई ऑब्जेक्ट ये था और हम यहाँ पर इमेज की सिचुएशंस देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, मैंने कॉनकेव वाले में आपको क्या बताया था? कॉनकेव वाले में बताया था कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा तो इमेज कहाँ बन रही थी? फोकस पे। हम यहाँ पढ़ क्या रहे हैं? या कॉन्वेक्स मिरर पढ़ रहे हैं, बट वो कॉन्सेप्ट याद रखना था कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पर। ये पॉइंट क्लियर हो गया? बट उसके साथ एक और लाइन है, बिहाइंड द मिरर। अगर फोकस पर कोई इमेज बनती है तो कैसी बनती है? बहुत छोटी बनती है। तो यहां पर हो जाएगा इमेज का साइज, साइज ऑफ इमेज, यहां हो जाएगा साइज ऑफ इमेज। ये क्या हो जाएगा? वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और ये हो जाएगा पॉइंट साइज का, पॉइंट साइज का। इसमें मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी चीज है जो आपको याद रखने वाली है। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, इमेज फोकस पे बनेगी, हमेशा पॉइंट साइज और बहुत छोटी बनेगी। करेक्ट है? क्लियर है ये?
आगे बढ़ते हैं, इनकी जो इमेज है यानी प्रतिबिंब की जो प्रकृति है यानी नेचर ऑफ इमेज, ये हो जाएगा नेचर ऑफ इमेज। तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल होगा रियर व्यू मिरर, रियर व्यू मिरर। बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी आपको क्या बताया था, सपोज करिए मैं गाड़ी चला रही हूँ, करेक्ट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर मैं गाड़ी चला रही हूँ तो मेरे पास यहाँ साइड में एक रियर व्यू मिरर होगा, एक मिरर होता है, अगर आपने देखा हो तो स्कूटी है, बाइक है, कार है या फिर ट्रक है, तो उनके पास एक ऐसा छोटा सा मिरर होता है साथ में। वो जो मिरर है, उस मिरर को अगर आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ, मुझे ये देखना है कि पीछे मेरी कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, क्या मुझे साइड देने की जरूरत पड़ेगी या फिर मुझे टर्न लेना है। तो इन सारी चीजों के लिए, पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए मुझे एक मिरर चाहिए था। अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि वो जो मिरर है, उस मिरर के अंदर में पीछे की गाड़ी अगर आपको उल्टी दिखने लग जाए, तो क्या आप साइड दे पाएंगे या रोड पर सेफली चल पाएंगे, नहीं पॉसिबल है, करेक्ट है। तो भाई नेचर कैसा होता है उस मिरर का, तो जो मिरर आपको यहाँ साइड में दिख रहा था, उस मिरर में आपको बहुत सारी चीजें जो पीछे आ रही हैं, जो गाड़ियां आ रही है, वो सब आपको सीधी दिखेंगी, छोटी साइज की दिखेंगी। ये पॉइंट समझ में आ गया। आप स्कूटी भी चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, ट्रक चला रहे हैं, भाई पीछे की जो गाड़ियां है वो आपको कहीं ना कहीं छोटी दिखेंगी और सीधी दिखेंगी। ये दो लाइन याद रखिएगा, इमेज उल्टी नहीं दिखेगी, क्योंकि गाड़ी उल्टी देखेंगे तो भाई चलाएंगे कैसे, पता अंदाजा कैसे लगेगा। और अगर आपकी इमेज बड़ी दिखने लग जाए तो पीछे बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, 8-10 गाड़ियां आ रही है, 5-6 गाड़ियां आ रही है, आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे। ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो आप ये मत करो कि आप पहले मिरर या पहले याद करो, फिर उसके बाद से उसके एग्जाम्पल को रटो और पेपर में जाके भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। आप ये समझो कि आपके साथ एक्चुअल फेनोमेनन होता क्या है, कि भाई जो मेरी स्कूटी में जो मिरर मैं यूज कर रही थी या मैं बाइक पर जो मिरर यूज कर रहा था, उस मिरर में मुझे चीजें सीधी दिखी, छोटी साइज की दिखी, उसके पीछे का कारण है। अब अगर वो छोटी दिख रही है और सीधी दिख रही है, भाई एक काम करते हैं ना, उस वहीं से ये चार्ट समझ लेते हैं। इसी वजह से मुझे वर्चुअल और इरेक्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, करेक्ट है भाई। ये वाला पॉइंट पोर्शन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अगर आपसे बोल दिया जाए कि अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को अनंत तथा दर्पण ध्रुव के बीच में रखा, यानी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एंड पी पोल, यानी यहां पर इनके बीच में अगर आप रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो इमेज बन जाएगा वो कहां पर बन जाएगा, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। दिख रहा है भाई यहां पर, ये पोर्शन समझ में आ गया। साइज कैसी बनेगी, साइज होगी स्मॉल, इमेज कैसी दिख रही है यहां पर, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये वाला पोर्शन सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आई होप आपको यहां से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, फिर ये भी समझ में आया होगा, रियर व्यू मिरर भी आपको साफ साफ समझ में आया होगा। दिख रहा है यहाँ पर, देखिए जरा, ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर कहाँ रखा था, इनफाइनाइट पे रखा, तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पर। क्लियर हो गया जो अभी हम पढ़ रहे थे। फिर यहाँ पर देखिए कि इस ऑब्जेक्ट को अगर आपने यहाँ पर रखा था, तो जो आपकी इमेज थी वो कहाँ पर बन रही थी, पी और एफ के बीच में। यहाँ दिख रहा है आपको, जो कि अभी हमने यहाँ पर हम पढ़ रहे थे। यहाँ दिखाती हूँ मैं आपको, देखिएगा, जो आपको ये दिख रहा था पी और एफ के बीच में, करेक्ट है। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो मुझे एक चीज तो समझ में आ चुकी थी कि यहाँ पर जो उपयोग थे, अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये बताइए कि ये दर्पण जो है, यानी कि इस दर्पण के बारे में अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स के लिए, तो कॉन्वेक्स मिरर आप कहाँ यूज करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया रियर व्यू मिरर गाड़ियों में जो आप यूज करते हैं वो इसी वजह से है। यही रीजन है कि हम ये भी यूज करते हैं कि जो आपकी एम्बुलेंस है वो उल्टी लिखी होती है, तो मिरर का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था लेटरल इन्वर्जन का, क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, लेटरल इन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट बताया था, रियर व्यू मिरर में वो आपका जो है वो एम्बुलेंस आपको सीधा दिखेगा। तो ये तो मिरर की प्रॉपर्टी बताई थी, दर्पण की मिरर के लिए बताया था मैंने आपको। बट चूंकि उसमें ही हम ये वाला मिरर ही क्यों यूज कर रहे हैं,
वो मैंने अभी आपको कॉन्वेक्स का मैंने अभी आपको बता दिया, उसका नेचर कैसा था वो भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आज की जो क्लास में मैंने आपको ये चीजें बताई हैं, आपको मैंने बताया कि लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, मैंने वो डिस्कस किया। फिर मैंने आपसे रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया है, जो मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ क्या क्या चीजें मैंने आज की क्लास में डिस्कस की है। जरा हम उस पर चलते हैं, जरा और भी आगे क्या क्या चीजें हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से समझते हैं जरा। मैंने आपको यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी, एक तो मैंने आपको लाइट की इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताई थी कि लाइट की क्या इंपॉर्टेंस है, साथ के साथ मैंने बताया था सन भी क्या है, सन एक स्टार है जिसके पास अपनी खुद की लाइट है। तारे जो है अगर आप देखेंगे जो तारे होते हैं, हाँ एक सवाल और आता है, एक सवाल वो भी बता देती हूँ आपको। जो तारे हैं वो भी कहीं ना कहीं वो भी स्टार है, उनके पास भी अपनी खुद की लाइट है, लेकिन वो दूर होते हैं और वो कैसे दिख रहे हैं, हमें टिमटिमाते हुए से दिखते हैं। तो उसके पीछे क्या रीजन है कि वो आपको टिमटिमाते हुए से दिखते हैं? क्या रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, रिफ्रैक्शन का आता है, डिस्पर्जन का आता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसका जो रीजन होगा उसका आंसर होगा रिफ्रैक्शन का। क्यों? क्योंकि जो तारे दूर हैं, हम यहाँ धरती पर हैं, जब हम उसको दूर देखते हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं एटमॉस्फेयर के, जैसे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, अगर आपने देखा होगा, है ना, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, फिर आपका मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस टाइप की जो लेयर्स होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, अलग अलग लेयर्स के थ्रू वो रे होकर जाती है, करेक्ट है। तो इसी वजह से जो तारा है वो तो अपनी जगह है, लेकिन अलग अलग लेयर्स के थ्रू आने के बाद जब हमारे पास लाइट पहुंचती है तो रिफ्रैक्शन होता है, इसी की वजह से तारे आपको टिमटिमाते हुए से दिखते हैं। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उन पर आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपसे डायरेक्टली कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में मैं आपसे पूछ लेती हूँ जरा। ठीक, कुछ और भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाए आपसे, तो कुछ और क्वेश्चंस है वो मैं जरा पूछ लेती हूँ। एक आपसे पूछा जाता है जो कि हाँ जी, एक पूछा जाता है कि भाई जो सन की जो लाइट होती है, जैसे जब उगता हुआ जब सूरज होगा उस टाइम लालिमा दिखती है, फिर जब आपका डूबता हुआ सूरज होगा उस टाइम पर आपको लालिमा दिखती है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है जनरली वो भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन और है, आप ये बताइएगा जरा, हेयर सलून में बालों को पीछे से देखने के लिए दूसरा दर्पण उपयोग करते हैं, उपयोग में लाते हैं, तो जो है वो हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम दो दर्पणों के परावर्तन द्वारा उन वस्तुओं को देख पाते हैं जिन्हें हम सीधे नहीं रख सकते हैं, इसी वजह से पीछे वो सलून वाला आपको दिखा रहा होता है। करेक्ट है भाई, तो ये भी हमें साफ साफ समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है डायरेक्टली एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं, ताकि आप इस टाइप के जो क्वेश्चंस है आपको अगर पूछा जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि पानी के अंदर में कोई हमने छड़ी रखी है, वो आपको टिल्टेड सी क्यों दिखेगी? कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? मैम रिफ्रैक्शन होगा। पानी के ग्लास के अंदर लेमन रखा है, उसका साइज आपको पहले से बड़ा सा दिख रहा है, उसके पीछे क्या रीजन होगा? रिफ्रैक्शन होगा। पानी के अंदर में कॉइन रखा है, उसकी जो साइज है वो अपनी सतह से जो है वो आपका कहीं ना कहीं चेंज दिखेगा, तो उसके पीछे भी रीजन है रिफ्रैक्शन का। पानी के अंदर में हमने मग को डाला, मग को देखा तो मग की जो साइज है वो आपको थोड़ी छोटी सी दिख रही है, जबकि एक्चुअल मग उतने ही साइज का है जो हम पहले यूज कर रहे थे या हवा में हम देख रहे थे, लेकिन उसकी साइज जैसे पानी में डाला छोटी दिख रही है। क्या रीजन है भाई? रिफ्रैक्शन रीजन है। फिर आपका जो पेंसिल आपने इमर्ज करके रखी है ग्लास के अंदर में, वहां भी साइज आपको छोटी दिख रही है, क्या रीजन है? रिफ्रैक्शन रीजन है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल बेसिस पे आपसे पूछेगा। तो देखो हमने आज की क्लास में क्या क्या पढ़ लिया, हमने लाइट पढ़ा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमने पढ़ लिया जिनके पास अपनी खुद की लाइट थी, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट पढ़ा जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। फिर हमने ल्यूमिनस का मतलब कि जो कहीं ना कहीं चमक रहा होगा, चमक रहा हो, खुद की लाइट तो चलो इस सन के अंदर में है, बट अगर उस जैसे मोमबत्ती भी अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ लाइट है और वहां से लाइट निकल रही है, करेक्ट है, जो चमक रहा है। ठीक है, तो मैंने लाइट समझा, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट समझ लिया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हमने समझ लिया, रिफ्लेक्शन हमने समझ लिया, मिरर के अंदर जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट मैंने समझाया आपको, एम्बुलेंस क्यों उल्टा लिखा रहता है, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपके, राइट लेफ्ट को दिखेगा, लेफ्ट राइट को दिखेगा, तो लेटरल इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट समझा, मिरर को पेंट क्यों करते हैं वो हमने कॉन्सेप्ट समझा, फिर हमने रिफ्रैक्शन को समझा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन के अंदर हमने देखा जब मीडियम चेंज हो जाएगा, रेयर से डेंस की तरफ जाएंगे तो टुवर्ड्स परपेंडिकुलर आपकी रे आ जाएगी,
इसी का एक दूसरा सिचुएशन भी होता है, वो भी मैं आपको ड्रॉ करके दिखा दूंगी। अगर किसी रे को हम डेंस से रेयर की तरफ जाएंगे तो हमेशा वो आपका अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये भी डायग्राम मैं आपको बना के दिखा दूंगी। तो ये रिफ्रैक्शन का मैंने पढ़ लिया, इसके एग्जाम्पल्स देखे। फिर हम आए कॉनकेव मिरर पर। कॉनकेव मिरर को हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। 6 सिचुएशंस हमने पढ़ी कि ऑब्जेक्ट को अगर अलग अलग सिचुएशंस में अगर हम रखेंगे तो हमें क्या बनेगा। ऑब्जेक्ट को हमने रखा आपके इनफाइनाइट तो इमेज बनी फोकस पे। ऑब्जेक्ट को फोकस रखा तो इमेज बना इनफाइनाइट। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो इमेज बना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो इमेज बना फोकस और सी के बीच में। ऑब्जेक्ट को फोकस और सी के बीच में रखा तो बियॉन्ड सी बना। और सबसे लास्ट सिचुएशन में हमारे पास ऐसा था, ऑब्जेक्ट को मिरर के इतने पास रख दिया कि एक ही अकेला ऐसा केस था जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपको मिल रही थी। इसी रीजन की वजह से शेविंग मिरर डेंटिस्ट जो डेंटिस्ट यूज करते हैं मिरर, उसके अंदर आपके दांत सीधे और बड़े साइज के दिखते हैं। तो ये भी हमने लॉजिक देख लिया। फिर हमने देखा कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमने देखा तो हमें वहां पर भी समझ में आ गया कि भाई जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो रियर व्यू मिरर होगा, यानी कि जो गाड़ियों में यूज करते हैं। तो रियर व्यू मिरर के अंदर में क्या हो जाएगा, पीछे की जो इमेज थी वो आपको कैसी दिख रही थी, सीधी और छोटी, जो गाड़ियों में यूज करते हैं। तो वहां से हमें वो मिरर भी समझ में आ गया। आई होप आप सारे जितने भी बच्चे हो आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी, उम्मीद मेरी यही है। बाकी जब भी आपको कुछ पूछना हो तो जब भी हमारी अगली क्लास हो आप उसमें भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली क्लास में, इससे आगे और बढ़ेंगे और डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू। इस क्लास को यहीं रोकते हुए